बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जतोई के चैप्टर नंबर 12 की पार्ट 4 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनिक आयरिडोसाइक्लाइटिस या फिर क्रोनिक एंटीरियर यूवेइटिस की। जब हमने जनरल क्लासिफिकेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि एंटीरियर यूवेइटिस हम तब बोलते हैं जब वो आयरस और पार्स प्लाइकेटा जो सीरी बॉडी का पोर्शन होता है उसको इन्वॉल्व कर ले। सो आयरिडोसाइक्लाइटिस का क्या मतलब है कि आयरस और पार्स प्लाइकेटा जो पोर्शन होता है ना सीरी बॉडी का वो इन्वॉल्व हुए हैं। और इसमें क्रोनिक क्यों है? क्योंकि अगर ये 3 मंथ्स तक परसिस्ट कर जाए तो इसको हम क्रोनिक यूवेइटिस कहेंगे। सो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है आयरस एंड सीरी बॉडी की। सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट जो होता है वो यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, यहाँ तक कि कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में पेशेंट ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक हमें नज़र आ रहा होता है। एग्जामिनेशन पे हमें क्या क्या नज़र आएगा कि आई जो होगी वो यूजुअली वाइटिश इन कलर होगी, यानी आई के अंदर कोई भी हाइपरीमिया कंजक्टिवा के ऊपर हाइपरीमिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे कि हमने एक्यूट कंडीशन में देखा था। सो आई जो होगी वो इस कंडीशन में वाइट कलर की होगी। उसके अलावा एक्वस फ्लेयर प्रेजेंट होंगे। एक्वस फ्लेयर हमने कहा था कि ये इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि प्रोटीन लीक आउट हो जाती हैं ब्लड एक्वस बैरियर के ब्रेकेज की वजह से, जिसकी वजह से ये वाली जो प्रोटीन्स थी वो लाइट की स्कैटरिंग करवा देती है। लाइट जब स्कैटर होती है तो हमारे पास एक्वस फ्लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी सेल्स जाहिर सी बात है प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा बात करें तो क्रेटिक प्रेसिपिटेट। अब क्रेटिक प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है कि ये कॉर्निया के सामने कॉर्निया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी ये वाले जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये कॉर्निया के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो क्रेटिक प्रेसिपिटेट होंगे ना वो लार्ज ग्रीसी मटन फैट से उनकी अपीयरेंस होगी, जैसे मटन की चर्बी होती है ना उस तरह से उसकी लार्ज ग्रीसी सी अपीयरेंस होगी। अब ये लार्ज ग्रीसी अपीयरेंस क्यों आती है? क्योंकि हमें पता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में मैक्रोफेजी और एपिथेलॉइड सेल्स आते हैं, जबकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स वगैरह छोटे छोटे सेल्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से खाली क्रेटिक प्रेसिपिटेट बने थे। लेकिन इसके अंदर लार्ज सेल्स के क्यों बनेंगे? क्योंकि मैक्रोफेजी और एपिथेलॉइड सेल बड़े बड़े सेल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से करेक्टरिस्टिकली मटन फैट अपीयरेंस आती है। उसके अलावा बात करें तो पोस्टीरियर साइनेकी की फॉर्मेशन होगी। पोस्टीरियर साइनेकी हमें पता है कि जो लेंस और जो आइरिस होता है उसके दरमियान एडहेजन डेवलप हो जाती हैं। अब ये जो पोस्टीरियर साइनेकी है एक तो ये बनेगा। उसके अलावा ओक्लूसो प्यूपिली। अब ओक्लूसियो प्यूपिली का क्या मतलब है कि प्यूपिल के आगे भी एक मेम्ब्रेन सी बन जाएगी। उसके अलावा रिंग साइनेकी की फॉर्मेशन होगी, यानी ऐसे करके रिंग लाइक एडहेजन भी डेवलप होगी बिटवीन आइरिस एंड लेंस। उसके अलावा आइरिस के ऊपर ना कुछ नोड्यूल बनेंगे और ये ग्रैनुलोमेटस डिजीज में होते हैं। अब ये वाले नोड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस इमेज के अंदर देखो तो ये सारा प्यूपिल वाला रीजन है और इसके ऊपर ये बड़े बड़े हमें नज़र आ रहे हैं क्रेटिक प्रेसिपिटेट, जिनकी मटन फैट लाइक अपीयरेंस है। अब यहाँ पर देखो ना तो यहाँ पर कुछ नोड्यूल्स प्रेजेंट है। एक ये वाले नोड्यूल हैं जो कि आइरिस की टिप या फिर प्यूपिल के मार्जिन पे प्रेजेंट है। ये प्यूपिल है ना सारा, तो इसके मार्जिन के ऊपर या फिर ये कह लो कि आइरिस की टिप के ऊपर ये प्रेजेंट है। अब ये वाले जो नोड्यूल्स हैं इनको हम कहते हैं कोइपीस नोड्यूल, इनको हम कहते हैं कोइपी नोड्यूल। जबकि कुछ और नोड्यूल होते हैं जो कि सरफेस ऑफ आइरिस के ऊपर पड़े होते हैं, ये वाले नोड्यूल इनको हम कहते हैं बोसाकास नोड्यूल। सो बोसाका नोड्यूल की लोकेशन याद रखनी जरूरी है, आइरिस की सरफेस पे होते हैं, जबकि जो कोइपी नोड्यूल होते हैं ये प्यूपिलरी मार्जिन या फिर आइरिस की टिप के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। सो क्या क्या साइंस हमने देखे कि आई जो थी वो इसमें वाइट थी, एक्वस फ्लेयर और इन्फ्लेमेटरी सेल्स नज़र आ रहे थे। उसके अलावा जो करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है मटन फैट की वो आ रही थी, उस जैसे सैनिकी वगैरह बन रहे थे। आइरिस के ऊपर ये दो नोड्यूल बन रहे थे। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये मटन फैट अपीयरेंस है और ये वाले दोनों नोड्यूल्स हैं। अब इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाएंगे? जो हमने एक्यूट कंडीशन में करवाई थी ना ये सारी के, सबसे पहले बेस लाइन करवाएंगे, CBC, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ब्लड शुगर वगैरह। फिर हम उसके बाद कुछ डायग्नोस्टिक करवाएंगे कि रूल आउट करवाएंगे कि सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मा या हिस्टोप्लाज्मा, उसके अलावा SLE वगैरह, ये सारे टेस्ट हम इसमें भी परफॉर्म करवाएंगे, TB वगैरह सारे। सो इन्वेस्टिगेशन इसकी भी वही है जो हमने एक्यूट में पढ़ी थी। अब ट्रीटमेंट इसका कोई भी स्पेसिफिक इसमें ना हम ज़्यादातर सिम्टम्स एंड साइन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और जो अंडरलाइन कोज होती है फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन आती है कि कोई भी ना आगे ओपेसिटी की फॉर्मेशन हो जाए, जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट की कंडीशन। यहाँ पर देखो तो ये ओपेसिटी बनी हुई है जिसको हम कह रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। उसके अलावा ना सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाता है। अब ये सेकेंडरी ग्लोकोमा क्यों होता है? क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के सेल में केस में इन्फ्लेमेटरी सेल्स निकल रहे हैं। अब ये इन्फ्लेमेटरी सेल और जो सेलुलर डेब्रिस निकल रहा होगा ना, ये जाकर क्या करेगा ट्रेबेकुलर मेशवर के अंदर इन्फ्लेमेशन करवा देगा, जिसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रेबेक्यूलाइटिस। एक्यूट ट्रेबेकुलाइटिस के अंदर क्या होगा कि ट्रेबेकुलर मेशवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी और एडिमा शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेबेकुलर मेशवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। उसके अलावा सेकेंडरी ग्लोकोमा क्यों होगा? क्योंकि पोस्टीरियर साइनेकी की फॉर्मेशन हो रही है। पोस्टीरियर साइनेकी के रिजल्ट में क्या होता है, यहाँ पर अगर देखो तो पोस्टीरियर साइनेकी में यही हो रहा है ना कि जो आइरिस है वो
लेंस के साथ उसकी एडहेजन बन जाती है। तो यहाँ से सीलरी प्रोसेस ने रिलीज़ करवाना होता है एक्वस ह्यूमर, जिसने ट्रैवल करके इंटीरियर चैम्बर में आना होता है। सो अगर यहाँ पर एडहेजन डेवलप है तो इंट्राक्यूलर प्रेशर तो इंक्रीज़ होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ से एक्वस ह्यूमर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि इसको आयरस को पुश करेगा, जिसकी वजह से आयरस बॉम्ब भी बनेगी। आयरस आगे तरफ पुश होगा, अल्टीमेटली यहाँ से एंगल ब्लॉक हो जाएगा। तो यही वजह होती है कि पोस्टीरियर साइनेकी की वजह से भी इंट्राक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा साइक्लाइटिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि ना जो सीलरी बॉडी है ना, उसके अराउंड क्या होता है कि एक्सुडेट आकर एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करवाते हैं। सीलरी बॉडी के अराउंड कह लो या बिहाइंड द आयरस कह लो, क्योंकि लोकेशन वाइज देखो ना इसको, तो आयरस के पीछे देखो, आयरस के पीछे यहाँ पे सीलरी बॉडी पड़ी हुई है। सो अगर आयरस के पीछे यहाँ पे सीलरी बॉडी के अराउंड एक मेम्ब्रेन बन जाए इस एक्सुडेट की वजह से, तो उसको हम कहेंगे साइक्लाइटिक मेम्ब्रेन। उसके अलावा कोरोइडाइटिस, अगर ये वाली इन्फ्लेमेशन पीछे की तरफ कोरोइड को इन्वॉल्व कर दे तो कोरोइडाइटिस हो जाएगा। उसके अलावा अगर ये रेटिना को इन्वॉल्व कर ले, सो रेटिना को इन्वॉल्व करने के अंदर ये क्या करेगा कि मैक्यूलर एडिमा करवा देगा, यानी जो मैक्यूला है उसके अंदर सिस्टोइड सी अपीयरेंस, यानी सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा हो जाएगा। उसके अलावा एक्सुडेटिव रेटिना डिटैचमेंट नज़र आती है। उसके अलावा ऑप्टिक डिस्क के अंदर भी एडिमा हो जाता है। अब ये स्वेयर केसेस में हो रहा है। उसके अलावा बैंड केराटोपैथी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में ना कैल्शियम डिपॉजिट शुरू होने लग जाता है, कैल्शियम की डिपोजिशन शुरू हो जाती है कॉर्निया में। तो केराटोवाद हम कॉर्निया के लिए यूज़ करते हैं। बैंड केराटोपैथी में ये हो रहा होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक यूवेटाइटिस में कैल्शियम डिपॉजिट शुरू हो जाती है इन द कॉर्निया। उसके अलावा विट्रस ओपेसिटी, यानी विट्रस के अंदर भी ओपेसिफिकेशन या क्लाउडिंग हमें नज़र आ रही होती है। उसके अलावा विट्रस की इन्फ्लेमेशन में विट्राइटिस भी हो रहा होता है क्रॉनिक केस में। उसके अलावा हाइपोटोनी की कंडीशन हो जाएगा। हाइपरटोनी बेसिकली क्यों होगी, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में जो सीलरी प्रोसेसेस है ना, उनकी एट्रोफी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से सीलरी प्रोसेसेस जो होंगे वो एक्वस ह्यूमर को रिलीज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से टोन लूज हो जाएगी, हाइपोटोनी जिसको हम कहते हैं। अब इस टोन लूज होने के रिजल्ट में क्या होगा कि जो आई की अपीयरेंस है ना, वो श्रंकन स्मॉल सी आई के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फोथाइसिस बल्बाई। फोथाइसिस बल्बाई क्या होता है, श्रंकन स्मॉल सी आई होती है, जिसकी वजह ये होती है कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से हाइपोटोनी हुई और आई श्रंकन स्मॉल आई के अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये छोटी सी बात होगी हमारे पास क्रोनिक आयरिडोसाइक्लाइटिस की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इंटरमीडिएट यूवेटाइटिस की बात करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।